वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अब इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। 7.3 हमारा टॉपिक है आज का। जी भाई, सबसे पहले तो हम अपनी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेल्टा ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि बेसिकली एनर्जीज़ की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है हमारे पास, कोई सा भी सिस्टम ले लें, ठीक है। अब ये सिस्टम है हमारे पास, हमें पता है इसमें डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज मौजूद होती हैं। हमारे पास एनर्जीज की दो एग्जाम है। पहले तो अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी को हम कहते हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी फॉर्मूले की बात कीजिए वो ½ mv²। वेलोसिटी और मास की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जाहिर सी बात होती है और एक मास भी होता है, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो किसी भी सिस्टम में जितनी भी आपस में फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की मैं बात कर रही हूँ, उन सारी फोर्सेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो होती हैं फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बेसिकली हमारे पास देख लीजिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं जी। वंडरवॉल फोर्सेस हैं जो कि वीक फोर्सेस बेसिकली होती हैं। वंडरवॉल फोर्सेस, इस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि एक सिस्टम में मौजूद होती हैं। मैंने जैसे पहले पॉइंट में आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली दो एनर्जीज की टाइप्स हैं, और इनमें हम एक सिस्टम में बात कर रहे हैं कि ये दो एनर्जीज को हम बेसिकली क्या करते हैं, ये इनका सम। अब ये जो हमारे पास आ जाती हैं दो फोर्सेस, इनका हम इसकी डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की कैसे लिख लेते हैं, all the possible forces or sum of all the possible kind of energies of system basically is called internal energy which is represented by the delta E। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है कि पहली पॉइंट की जो हमने डिस्कस किया वो क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करें तो हमने देखा कि एनर्जीज की दो टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की जब मैंने बात की है, मैंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती हैं कि यहाँ पे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जीज होती हैं बेसिकली उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो एक सिस्टम में जितनी भी उनके दरमियान में एक अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। अब अगर इन दोनों के सम कर दें, इन दोनों एनर्जीज के सम कर दें तो हमारे पास बेसिकली इंटरनल एनर्जी आती है। ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज आर, या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सम का जो ये जो जितनी भी एनर्जीज हम पढ़ते हैं इनका जो सम होता है बेसिकली इंटरनल एनर्जी, जो कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया डेल्टा ई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, हमारे पास डेल्टा ई जो है ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन हम कहते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो स्टेट फंक्शन है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जो भी चीज़ हो रही होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेल्टा ई है, किसी भी सिस्टम की फर्स्ट एनर्जी क्या है, लाइक इनिशियल एनर्जी क्या है एंड फाइनल एनर्जी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज के ऊपर। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चेंज, जो कि हम पढ़ते हैं डेल, ठीक है। अब एनर्जी का जैसे हमने बात कर रहे हैं कि E1 क्या होगी, उसकी पहली कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या है, E2 में उसकी वैल्यू क्या है, इसके ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उसमें चेंज कितना आया है, बेसिकली यही एक स्टेट फंक्शन होता है। तो हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि एक स्टेट फंक्शन है। देखो क्या आगे हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली कि सम जो होता है एनर्जीज का उसको हम कहते हैं कि जी भाई ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। आगे देखें भाई, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट शो करता है। वो देखते हैं कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, इसमें से मोशंस होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है जी ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड वन हमारे पास आता है वाइब्रेशनल। थर्ड वन हमारे पास आता है रोटेशनल। ये मोशंस की हमारे पास आ जाती हैं, 3 टाइप्स आ जाती हैं। अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात की जाए हमारे पास, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, लीनियर वे में मूव कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है बेसिकली वो एक लीनियर वे में मूव होती है। अगर वाइब्रेशनल की बात की जाए, तो वाइब्रेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक वाइब्रेशन मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। दैट सी बात है, हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आगे उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये किस तरह मूव करते हैं। 3 टाइप की यहाँ पे मोशंस होती हैं। फर्स्ट वन ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन में हमने देखा कि जो ट्रांसलेशन है बेसिकली वो क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल्स लीनियर मूवमेंट कर रहे हैं। वाइब्रेशन में वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन मोशन हो रही है यहाँ पे। और रोटेशनल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है लाइक जस्ट BF3 का एक मॉलिक्यूल, तो उसकी जो मूवमेंट होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो रोटेशनल मोशन शो कर रहे होते हैं। बेसिकली ये छोटा सा एक था हमारे पास, इसको इंट्रोडक्शन बेसिकली कह लें आप। तो ये क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप की मोशंस हमने देखी, कौन कौन सी हैं जी, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। आगे नेक्स्ट हम अपनी जो फर्दर इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह एक सिस्टम से हीट ट्रांसफ़र की जाती है, कौन से वेज हैं, इनके फर्दर हम बात करते हैं जी। अब हम बात करेंगे कि जी इंटरनल एनर्जी की, जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी भी कोई सिस्टम है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी किस तरह चेंज हो सकती है। जैसे कि अब उसकी जो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह होती है, बाई 2 वेज। अब यहाँ पे फर्स्ट वे हमारे पास कौन सा आता है जी, हीट। एंड सेकंड वे हमारे पास जो आता है वो कौन सा है जी, वो है वर्क। अब अगर इन दोनों को देखा जाए, हीट से और वर्क से किस तरह इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है, तो हम देखते हैं कि जो हीट है बेसिकली वो क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या दिया गया है, ये एनर्जी, ये क्वांटिटी है बेसिकली, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो across, sorry spelling mistake maybe, that flow across the boundary of system ड्यूरिंग अ चेंज। अब ये देखें, हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी है एनर्जी की, हीट जो है बेसिकली क्वांटिटी एनर्जी की है, वो क्या करते हैं कि वो फ्लो कर रही है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब मैंने आपके सामने बात की कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम। अब अक्रॉस द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री बनी हुई है सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान में, और इनको आर पार कर देना, लाइक हम कहते हैं कि अक्रॉस द बाउंड्री की जैसी बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो बाउंड्री के जो बनी हुई है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में तो उसको क्रॉस करना बेसिकली ये हीट की एक क्या होती है कि उसका काम होता है, हीट का एक फंक्शन है बेसिकली। लेकिन जो हीट है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है भाई, ये आपने याद रखना है कि वो जो हीट है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो हीट है बेसिकली क्या कर रही है, मैं इसको क्लियरली डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं हम विद एग्जांपल। हाँ जी भाई, यहाँ पे हमारे पास है कि अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ, ये अब जैसी सी बात है, इसमें चेंज कब आएगा हीट में, ड्यूरिंग अ चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। अच्छा जी, अब ये देखिए, और सराउंडिंग हम कह लेते हैं। मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है हीट की, कि हीट बेसिकली क्या काम करती है, और उसकी एक तो क्वांटिटी है एनर्जी की, और वो क्या कर रही है कि बाउंड्री से अक्रॉस हो रही है
अब वो कब होगी, अभी हीट किस तरह ट्रांसफ़र होती है, जब ज़ाहिर सी बात है जब हीट की बात हो रही है तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, और जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो तब जाके हीट फ्लो होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई आपने वाटर रखा हुआ है सिंपल, उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या ले हम क्या करते हैं कि जी रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका पानी का टेम्परेचर है, तो तब हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो सिस्टम में जो वाटर है उसका टेम्परेचर, और अगर बाहर का जो सराउंडिंग में जो वाटर होगा, उन दोनों में सेम होगा टेम्परेचर, और बेसिकली यहाँ सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो सेम होगा और जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ पे हम वाटर को बॉयल कर देते हैं, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर होता है वाटर का, लेकिन सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लो है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट जो है इस सेंस में अब ट्रांसफ़र करेगी। अब किसकी वजह से कर रही है, ये हमारे पास टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। एट द एंड हम क्या कहते हैं कि जो हीट है बेसिकली वो फ्लो तब करती है जब उन सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब सिस्टम और सराउंडिंग में जब टेम्परेचर का जो चेंज होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, जो हीट है वो बाउंड्री से क्रॉस जा रही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये एग्जांपल्स के, इसको हमने वाटर की एग्जांपल ली, और हमने एक और बात की कि जो हीट है वो बेसिकली स्टेट फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय डेल सॉरी क्यू, इसको हम क्यू के साथ हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फर्स्ट फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज किस तरह आ सकता है, ठीक हो गया। वो एक सबसे पहले हमने फर्स्ट जो बात की है वो हीट की बात की है, सेकंड वन इज़ वर्क। तो हम हीट की जो बात करते हैं वो हम क्या कहते हैं कि जो ये एक ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी क्वांटिटी एनर्जी की जो कि फ़्लो करती है, ये कब फ्लो करती है, जब टेम्परेचर में चेंज होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में जब एक डिफरेंस आ रहा होता है टेम्परेचर का, तो हम तब कहते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रही होती है, ये तब इसकी मूवमेंट होती है हीट की। तो आगे हम सेकंड जो थिंग है वो हमारे पास क्या आती है, जो वर्क की हम बात कर लेते हैं। सेकंड वन हमारे पास है जी वर्क। अब वर्क आप फिजिक्स में जो पढ़ते आए हैं वो है जी W = F × S, फोर्स और डिस्टेंस का जो आप प्रोडक्ट पढ़ते आए हैं वो वर्क होता है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री की स्पेशली बात करते हैं, तो हम प्रेशर और साथ में हम अपना वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल के थ्रू इसका समझेंगे कि ये किस तरह चेंज ला सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये फ्लास्क है, यहाँ पे एक फ्लास्क की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फ्लास्क मैंने लिया है, उसमें क्या हम क्या मिक्सचर लेते हैं, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl। इसका जब मिक्सचर लेते हैं और साथ में इसके क्या अटैच है भाई, ये देख लेते हैं। एक चैम्बर है हमारे पास अटैच जो कि वॉल्यूम V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक साइड पे हम प्रेशर की जो डायरेक्शन है हम इस तरह बना देते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जी, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है 2HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है जी, CaCl2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और एक साइड पे जी H2O वाटर। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब V1 यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये मूव कर गया V2 पे। अब देखिए ये चेंज आया है, बेसिकली क्या चेंज आया, वर्क की वजह से प्रेशर जाहिर सी बात है एक्सर्ट कर रहा है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और साथ में हम लिख सकते हैं डेल्टा V = V2 - V1। अब हमें कंसर्न किससे है, इस डेल्टा V से। अब V1 की पहले वैल्यू क्या थी, V2 की बाद में वैल्यू क्या थी, इस चीज़ को हम मैटर नहीं करते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। हम पढ़ किसको रहे हैं, जो कि डेल है, बेसिकली चेंज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहते हैं कि इसकी वजह से हम प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास डेल्टा V = V2 - V1 आता है। तो W हम केमिस्ट्री में जो वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है। अब हम V के साथ डेल्टा V लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आती है एक इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट वन इक्वेशन हमारे पास जो आती है वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन।
अब यहाँ पे कुछ साइंस वगैरह दिए गए हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, और हीट कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव होती है। तो ये देखिएगा भाई, जब वर्क है हमारे पास, जब नेगेटिव होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इसलिए शो किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क हुआ है सिस्टम पे हुआ है। अब क्या हुआ है, सिस्टम की वजह से हुआ है, जिसकी वजह, क्योंकि अंदर जब रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली वो क्या हुआ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो हमारे पास चेंज आ गया। तो जो सिस्टम की वजह से होता है बाय सिस्टम, तो क्या आता है हमारे पास, जो साइन है वो नेगेटिव। लेकिन अगर सिस्टम पे किया जा रहा होता है, इज डन ऑन द सिस्टम, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास आता है जी पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी थोड़ी हमने पढ़ लिए ये साइंस वगैरह कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब अगर हीट की हम बात करें तो हीट में क्या होता है कि जो हीट की साइंस की अगर हम बात कर लें तो कब हीट पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। याद रखिएगा, जब सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व करती है, जब ऑब्जॉर्व करेगी तो हीट हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन जब सिस्टम जो है, सिस्टम से हीट क्या होती है भाई, रिलीज होती है, तब हमारे पास जो है बेसिकली साइन जो आता है वो नेगेटिव आता है। यहाँ तक भाई हमारे पास टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने अगर इस टॉपिक को समराइज़ करें तो हमने कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है जी, इंटरनल एनर्जी का डेल्टा ई, वो हम कहते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक हो गया। अब दो तरह से हमारे पास क्या आ जाती है, चेंज आता है, किन की वजह से, हीट और साथ में हमारे पास वर्क की वजह से चेंज आता है। हमने हीट और वर्क को वन बाय वन करके पढ़ा इसको, तो यहाँ तक हमारा बेसिकली एक टॉपिक था जो कि हमने कवर कर लिया। अब समराइज कर, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डेल्टा इंटरनल एनर्जी है जो कि स्टेट फंक्शन है, और दूसरा हमारे पास हीट और वर्क की वजह से एक चेंज आ रहा होता है। तो यहाँ तक हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।